सबसे ज़्यादा बदलाव राजनीति से ही किया जा सकता है। तो छल कितनी बार आप करेंगे? एक बार, 2 बार, कभी न कभी तो मौका मिलेगा। योगी जी कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में ज़ीरो टॉलरेंस की राजनीति चल रही इतने माफिया अभी चल रहे हैं जो है, है। जी रील बनाते हुए चल रहे हैं, असला लहराते हुए चल रहे हैं। अब योगी सरकार जो दावा कर रही है वो सिर्फ खोखले दावे हैं। कोई एफआईआर नहीं, कोई सुनवाई नहीं। बहन जी की सरकार ज़्यादा ठीक थी। चढ़गुंडों की छाती पर बटन दबाओ हाथी पर। युवाओं को चाहती ही नहीं कि रोजगार प्रदान हो। सरकार बस जो है मंदिर मस्जिद में उलझी हुई है, जात पात में उलझी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी और आप देख रहे हैं नेशन जंक्शन। और आज हमारे साथ जो मुख्य मेहमान है वो है युवा समाज सेवी बीएसपी के युवा नेता शिवम चौधरी अतुल। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सौरभ भाई। जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ अतुल जी कि सर्वप्रथम आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सौरभ भाई, हमको राजनीति में आने की प्रेरणा अंदर से इच्छा हुई और मैं समाज में जब भी निकलता हूँ तो देखता हूँ जो भेदभाव है, ऊंच नीच है जी आज के समय में, उसको कहीं ना कहीं जो है कम करने की कोशिश की जाए और वो माध्यम सिर्फ राजनीति ही हो सकती है। जी और इससे जो है हमको मतलब समाज में हम गए और फिर लोगों का शोषण होते देखा, तो इसी वजह से जो है राजनीति में आने की वहाँ से प्रेरणा मिली। अच्छा, बहुत अच्छा। और अतुल जी, हम आपसे यह भी जानना चाहते हैं कि आप एक शिक्षित परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि सन 1947 से आपके घर में नौकरियाँ हैं, तो आपका परिवार नौकरी में रहते हुए आप नौकरी में ना जाकर एक व्यवसाय और राजनीति में ही क्यों आना चाहे? बहुत अच्छा सवाल किया सौरभ भाई आपने। हमारे घर में आज़ादी के पहले से ही नौकरियां रही हैं और अभी तक हैं। सरकारी विभागों में आज भी हमारे घर के लोग अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। जी पर हम इसलिए राजनीति में आना चाहें क्योंकि जो है नौकरी में आप उतना बदलाव नहीं कर सकते समाज के लिए, और राजनीति ही एक ऐसा माध्यम है कि सबसे ज़्यादा बदलाव राजनीति से ही किया जा सकता जी है। और इसीलिए यह रास्ता हमने चुना। और नौकरी में जो है आपका समय आपका फिक्स है इसमें कि आप भैया गए और चले आए, तो ये कोई जीवन नहीं है। जी जैसे अब आज के परिवेश में जो है सिर्फ पैसा कमाने और शादी करने तक सीमित रह गया है। लोग इसीलिए ज़्यादा नौकरियां करना चाहते हैं। पहले जो था, पहले लोग सेवा के भाव से आते थे, जी लेकिन आज उनका विचार पूरी तरीके से बदल चुका है। जी जी ज़्यादातर लोग इसीलिए आना चाहते हैं कि हमारा उत्थान हो सकते। व्यक्तिगत चीज़ों के लिए आ रहे हैं लोग। जी। जी और हमारे दर्शकों को शिवम जी आप ये भी बताइए कि आप समाज सेवा भी करते हैं। आपको जी कंबल वितरण और गरीबों की मदद इत्यादि जी करते रहते हैं आप। तो ये सब करके आप चर्चाओं में बने रहने के लिए ये सारा कार्य करते हैं कि सचमुच आप समाज सेवा करके लोगों की जो पीड़ा है उसको साझा करके लोगों को सचमुच सेवा भाव से मदद करते हैं? सौरभ भाई, बहुत आपने सही सवाल पूछा। अगर हमको जो है ये सब दिखावा ही करना होता तो जैसे हमारे घर में, जैसे आपने कहा कि मतलब आज़ादी के पहले से हमारे घर में नौकरियां हैं, जी जी हम भी उसी फील्ड में होते और फिर समाज सेवा की कोई बात ही नहीं हो। वैसे ही हम भी हैं, जैसे वो सब थे उसी तरीके से हम भी उसी में रहते। कोई दिखावा नहीं है। भविष्य में आपको इसका जो है सब परिणाम पता चलेगा। जी, नहीं, बहुत बढ़िया। और अतुल जी, हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि जनता के बीच में आप बराबर बने रहते हैं, तो जब हम जनता के बीच में गए तो कुछ लोगों ने हमसे कहा भैया नेता बढ़िया हैं, लेकिन जो है उनके साथ छल कर दिया जाता है और उनका टिकट काट दिया जाता है, इसलिए वो जो है चुनाव लड़ नहीं पाते। बाकी भैया बहुत अच्छे नेता हैं और वो हमारे साथ हम लोगों के बीच हमेशा बने रहते हैं।
तो इसके पीछे की वजह क्या है अतुल जी? जी भैया, मैं हमेशा जो है समाज में बना रहता हूँ, और छल तो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि सोचते हैं कि हम आगे ना बढ़ पाएँ उनको कुछ जो है मतलब भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं कुछ लोग, कान भरने वाले लोग। और इसमें कोई वो नहीं है, और छल कितनी बार आप करेंगे, एक बार दो बार, कभी ना कभी तो मौका मिलेगा। जी, जी, जी। जब भी मौका मिलेगा तो अच्छा काम किया जाएगा। जी, जी। इस पे एक हमें एक शायरी याद आती है, न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने वाले कई कई बार गिरे। और हम आपसे, चूँकि आप बीएसपी के युवा नेता हैं, तो हम आपसे यह भी जानना चाहते हैं कि अम्बेडकर नगर का सौंदर्यीकरण, चाहे वो एयरपोर्ट रहा हो या जो है बस अड्डा रहा हो या अम्बेडकर नगर जनपद को जिला बनाने का कार्य किया गया हो, ये सारे कार्य और अम्बेडकर नगर के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किस मुख्यमंत्री का रहा है? ज़रा आप हमारे दर्शकों को बताएँ। सबसे ज़्यादा विकास में अम्बेडकर नगर का योगदान माननीय बहन कुमारी मायावती जी का रहा है। जब हमारा ज़िला अयोध्या फैज़ाबाद में जब पहले संयुक्त था, तो लोगों को बहुत परेशानी होती थी। यहाँ से कोर्ट कचहरी के मैटर और भी तमाम चीज़ें जो है वो फैज़ाबाद मुख्यालय से संचालित होती थी। जी, इसको माननीय बहन जी ने 29 सितंबर 1995 को शिव बाबा में आकर जी, लोगों से वहाँ पर आकर नया ज़िला बनाने की घोषणा की, जिसमें पूरा समुचित ज़िला जो है वहाँ पर उनके फैसले का स्वागत किया। और चाहे पक्ष का रहा हो चाहे विपक्ष का रहा हो, और सभी ने जो है बहन जी की सराहना की। और मुझे नहीं लगता कि उनसे ज़्यादा कोई किसी सरकार में जो है अम्बेडकर नगर ज़िले का किसी ने विकास किया होगा, और हमें भविष्य में भी नहीं लगता कि कोई करेगा जो है इस तरीके का, क्योंकि सन 2012 के बाद जब से सरकार गई है, कोई इस ज़िले पे विशेष कोई ध्यान किसी पार्टी ने नहीं दिया। और सिर्फ जब से और बहन जी ने अम्बेडकर नगर ज़िले को ही नहीं पूरे प्रदेश को एक बहुत अच्छे नक्शे कदम पे जो है इसका विकास किया। और लखनऊ जैसे सिटी को सबसे ज़्यादा विकास का योगदान अगर लखनऊ में है तो माननीय बहन जी का है। और अतुल जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि पिछली बार तो आप चूक गए, आप चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन अगर इस बार पार्टी आपको टिकट देती है तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे, आपके विकास के एजेंडे क्या रहेंगे, ये ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताएं। अगर हमको पार्टी मौका देती है इस बार, तो जो है विकास के जो मुद्दे हैं लोगों के स्थानीय, की किसी का राशन कार्ड में नाम नहीं है, किसी का पीएम किसान में नाम नहीं है, जी, जी। और जितने भी वो नाली हैं, खलंजे हैं, आरसीसी हैं, उस पर काम किया जाएगा और सोलर लाइट की व्यवस्था करवाई जाएगी। हर प्रकार से जो भी हो सकेगा वो किया जाएगा। जी, जी, जी। और सर, आपसे हमको यह भी जानना है, हमारे दर्शकों को जानना है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो वो कौन सा कार्य है कि जो आपको बार बार चुभता है कि नहीं, अगर ये कार्य हो गया होता तो अच्छा होता? वो कौन सा कार्य है जिसे आप सुधार करके अपने स्तरीय स्तर से करना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं जो है हमारे, क्योंकि मैं टांडा क्षेत्र से आता हूँ, तो हमारे के यहाँ एनटीपीसी जो कंपनी है, भारत की 9 रत्नों में से एक कंपनी है। उसमें से जो है कोयले का जो राख है उसमें एनटीपीसी डैम में जो जाता है, उसमें वो जो गांव हैं किनारे किनारे, वो बहुत ज़्यादा उस राख से प्रभावित होते हैं, खासकर गर्मियों के टाइम में। उस पर एनटीपीसी का जो स्टाफ है या जो लोग हैं जो उसको संचालित कर रहे हैं, उनका किसी प्रकार से ध्यान नहीं है। और लोगों को सांस लेने में या जो है बाहर कुछ सुखाने में या मतलब उनके घर में राख घुस जाती, मतलब चली जाती, जिससे जो है उनको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरा मैं मुद्दा ये उठाना चाहता हूँ कि अगर मुझको मौका मिलता है तो जो पीजीआई की जो मेडिकल कॉलेज की जो मशीनें दूसरे जगहों पे शिफ्ट की गई हैं,
जी, उसको ला के यहाँ की जो जनता है, स्थानीय जनता है, उसके लिए अच्छे से उसको प्रभावी ढंग से वो मशीन को संचालित करने का काम किया जाएगा। जी, जी, जी। और अतुल जी, आप राजनीति और व्यवसाय को कैसे देखते हैं? राजनीति और व्यवसाय एक दूसरे के साथ में चलने वाला वो है, क्योंकि राजनीति है जो है वो कानून बनाती है, और व्यवसाय जो है वो किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए व्यवसाय बहुत ज़रूरी है। जी, जी। कोई भी देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, कोई भी देश है, आज की इस समय में जो है वहाँ पर ओपन हर चीज़ है, चाहे बैंक के लिए, चाहे आपको लोन लेना हो, हर प्रकार का है। लेकिन अपने भारत देश में ऐसा अभी जो है उस तरीके का सिस्टम बन नहीं पाया है, जिससे लोग जो है बेरोज़गार हैं आज के समय में। जी, तो जी। व्यवसाय तो बहुत ज़रूरी है, व्यवसाय करना चाहिए, और जिससे अगर डेवलपमेंट आपको करना है, नौकरी डेवलपमेंट नहीं कर सकती है, आपको व्यवसाय कर सकती है, व्यवसाय करना ही पड़ेगा। जी, और एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहते हैं अतुल जी कि वर्तमान सरकार जो है, ये व्यवसाय के लिए अभी हाल ही में एक लोन देने का काम किया है कि क्योंकि युवा जो वर्ग है उनको 5 लाख तक लोन बिना ऋण मुक्त के, कोई ऋण नहीं है उस पे 5 साल तक। तो क्या ये एक माध्यम है युवाओं को रोज़गार देने का? ये बस सिर्फ युवाओं के लिए एक छलावा है। आप बैंक में जाइए, हाँ, तो आप बैंक आपसे गारंटी के रूप में कुछ ना कुछ आपसे मांगेगा। जी, चाहे आप ज़मीन वो सरकार शायद वहाँ से, अब लखनऊ से, राजधानी से जो भी फैसले हुए हैं, उस पे कोई अमल जो है यहाँ के जितने भी बैंक हैं वो कर नहीं रहे हैं। आप जाइए बैंक में, आपको बिना जो है गारंटी के लोन वो सब नहीं देंगे। ये सब सिर्फ जो है पेपरबाजी है, और धरातल पर कोई इसका कोई लेना देना नहीं है। जी, जी, जी। जी। और योगी जी कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में ज़ीरो टॉलरेंस की राजनीति चल रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में माफिया मुक्त, दंगा मुक्त हमारा प्रदेश है। तो हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि दंगा मुक्त प्रदेश है और बार-बार अभी आपने कौशाम्बी वगैरह की घटनाएँ देखी भी होंगी। जी। तो ये सिर्फ़ प्रोपोगंडा है ज़ीरो टॉलरेंस, या जो है इसके पीछे कोई और कारण है? इसमें जो है बहुत कम ही लोग, मतलब कोई ज़ीरो टॉलरेंस की बात सिर्फ एक वही पेपरबाजी ही है। और आप देख ही रहे होंगे रील में कितने माफिया अभी चल रहे हैं, जो है जी, जी। रील बनाते हुए चल रहे हैं, असलाह लहराते हुए चल रहे हैं। लेकिन ज़ीरो टॉलरेंस तो हमको कहीं दिख नहीं रहा भाई। अब योगी सरकार जो दावा कर रही है वो सिर्फ खोखले दावे हैं। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे हर वर्ग के, जैसे चाहे किसी भी बिरादरी के हों, जो अन्य कास्ट के बाहुबले हैं उनको किसी न किसी केस में लगा के अंदर कर दिया जा रहा है, फर्जी मुकदमों में संलिप्त करके उनको जेल भेज दिया जा रहा है। और कहीं न कहीं जात विशेष पर योगी जी एकदम निरंकुश हैं, मतलब उनका व्यवहार जो है दो रवैया वाला व्यवहार है कि हम अपने समाज को कुछ नहीं कहेंगे, दूसरे समाज के लोगों को बढ़ने नहीं देंगे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि वो तो कहते हैं कि हम सब समाज के नेता हैं, सब समाज को लेके चलना चाहते हैं, लेकिन उनकी निगाहें दो तरीके की हैं, दो तरफ हैं। और कुछ लोगों को संरक्षण दिए फिर रहे हैं, कुछ लोगों को जो है वो छोड़ रखे हैं भैया। अपना वो सब जो है कहीं टोल प्लाजा पे आए दिन मारपीट करते रहते हैं, कहीं कहीं करते रहते हैं, कोई एफआईआर नहीं, कोई सुनवाई नहीं उन सभी कर्मियों के साथ। और कोई इस चीज़ का वो नहीं है, उनकी जो है दो मुँहे सांप की तरीके से उनकी बातें हैं। अच्छा, और ये एक चीज़ आप हमारे दर्शकों को बताएँ अतुल जी कि सुरक्षा व्यवस्था जो थी बहन जी के शासनकाल में, वो सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा बेहतर थी कि इस टाइम पे जो योगी सरकार है, क्योंकि 2 बार के मुख्यमंत्री भी हैं योगी आदित्यनाथ जी, इस सरकार में ज़्यादा सुरक्षा चुस्त-दुरुस्त है? बहन जी की सरकार ज़्यादा ठीक थी, क्योंकि उस समय जो है
उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा और बहन जी ने एक मिनट में आपको रोकना चाहूँगा। बहन जी ने एक नारा भी दिया था, चढ़ गुंडों की छाती पर, बटन दबाओ हाथी पर। जी जी जी, एकदम एकदम इन्होंने जितने भी बड़े माफिया थे, जो भी अपने उत्तर प्रदेश के अपने आप को बहुत बड़े माफिया समझते थे, इन सभी को जो है बहन जी ने घुटनों पे ला के रख दिया था। कोई भी कितना बड़ा माफिया हो, सबकी जो है सब जो है नहीं तो सरेंडर कर दिए, नहीं तो जो है प्रदेश से भाग गए जो है उस समय। और बहन जी ने जो है सरकार में आते ही एक घटना है गोंडा की, वहाँ पर सुबह 4 ही बजे पहुँच गई जो है अचौक निरीक्षण करने। जी। और वहाँ पर जो है स्टाफ की कोई स्टाफ ही नहीं तो जो है सभी को सस्पेंड किया उन्होंने, और ये बताया कि जो है लॉ एंड ऑर्डर से आप रहेंगे तो आप ड्यूटी करेंगे, आप नौकरी में बने रहेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आप नहीं बने रहेंगे। जी 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 जी। और अतुल जी, हम वर्तमान सरकार जो है ये दावा करती है कि हमारी सरकार में किसानों की आय दुगनी हुई है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? यह सरकार सिर्फ खोखले दावा कर रही है अपनी, और जो आय दुगनी की बात कर रहे हैं ये सब, आप किस तरीके से आय दुगनी कर रहे हैं? आप 100-150 रुपये जो है हर साल बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं एमएसपी में 100-150 रुपये क्या मतलब है। और आप जो है खाद का दाम बढ़ा दे रहे हैं, आप कीटनाशक का दाम बढ़ा दे रहे हैं, आप डीजल का दाम बढ़ा दे रहे हैं, आप जो है वो मजदूरी का जो है वो दाम बढ़ जा रहा है, और फिर जो ट्रैक्टर्स के पार्ट आते हैं उन सब का दाम बढ़ जा रहा है। तो सब घुमा फिरा के सब जनता से ही आप ले रहे हैं। आप कौन सा जो है क्या बढ़ा रहे हैं? कोई मतलब आय कोई दुगनी नहीं कर रहे हैं जो है। आज जब कीटनाशक पे बढ़ा दिए, आप जब डीजल पे बढ़ा दिए, आप जब जो है बीज का रेट बढ़ा दिए, आप जब उर्वरक का रेट बढ़ा दिए, तो सब वही आ गया। फिर क्या मतलब है उसका? तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये खोखले दावे हैं, खोखले दावे हैं, कोई इसमें सत्यता नहीं है। जी जी जी। कोई धरातल पर। और हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं अतुल जी कि किसानों को अपनी उपज मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए कि उनका आय में वृद्धि हो और उपज में भी वृद्धि हो, ये भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। आय में वृद्धि तभी हो सकती है जब किसान का जो है एमएसपी जो है ये खुली बाजार में जो है जैसे इसी साल जो है जैसे रेट इनका 2425 रुपये था, तो जो है जो अड़तिये थे या जो ये गेहूँ खरीदने वाले लोग जो प्राइवेट लोग थे, इनका जो है किसान वो सरकार इनके गोदामों पर छापे मरवाने लगी। जी, वो जी। सब 2500, 2550, 2600 ले रहे थे, लेकिन सरकार उसको 2425 पे ही खरीद करवाना चाह रही थी, जिससे जो है किसान की जो लागत है, जो पूरे 6 महीने मेहनत करता है, वो उसको सही मूल्य मिल नहीं रहा है। और ये सरकार जो है 100-150 रुपये बढ़ाती है, लेकिन ये पीछे से जो है उर्वरक का रेट बढ़ा दे रही है, भाई डीजल का रेट बढ़ा दे रही है, बीज का रेट बढ़ जा रहा है आपका, हाँ, अब लाइट का रेट आप बढ़ा दे रहे हैं जो है। तो कोई इसका विशेष किसान जो है इसका लाभ नहीं पा रहे हैं, और कोई 100-150 रुपये बढ़ाते हैं तो 300-400 रुपये उससे ज़्यादा तो जो है उनकी उससे ज़्यादा लागत आ जा रही है। तो ये खोखले दावे हैं। और मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा ये तरीका है कि आप जो है नकदी फसल लगाएं, जैसे जो है सब्जी की खेती कर सकते हैं आप, और जो है इसमें जो है कुछ जो है फल भी जो है इसमें आप सम्मिलित कर सकते हैं। लेकिन अभी उस तरीके की व्यवस्था अपने भारत देश में आई नहीं कि अमेरिका जैसे देश हैं, तो वहाँ पर जो है किसान अपने हिसाब से अपना रेट जो है फिक्स करता है, तो उसी हिसाब से जाता है। लेकिन अभी भारत देश में ऐसा अभी थोड़ा समय लगेगा जो हमको लगता है, और इसलिए मार्केटिंग करने में भी किसानों का सबसे ज़्यादा शोषण आज किसानों का ही हो रहा है। और ये जितने भी पूंजीपति हैं ये किसानों से लेते हैं, वही अनाज वही जब बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो उन सबको 3 गुना 4 गुना जो है फ़ायदा हो रहा है। लेकिन किसानों का वही जो एमएसपी तय कर देती है सरकार, उसी पे खरीद होती है। अगर एमएसपी से ज़्यादा कोई ले रहा है तो उस पर बिचौलिए
या जो आढ़तिये हैं उनके यहाँ सरकार छापे मरवाती है, और जिसका जो है नुकसान सीधे किसानों का होता है। जी 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 जैसे जो है थिएटर में आपने देखा होगा, जैसे पॉपकॉर्न है या कोई चीज़ है, जी जी किसानों से 50 रुपए में लिए आप 1.5 2 सौ में बेच रहे हैं, जी जी तो उसमें किसानों का कोई किसानों फायदा से नहीं है। 5 रुपया किलो आलू लेकर हाँ, और सर उसको चिप्स बना दे बनाकर रहे हैं। 5 रुपया में, हाँ, लेज मतलब है, एक, कुरकुरे, ये जी सब जी बना के अपना जो है सप्लाई हो रही कंपनियों को, उन सभी का फायदा है। किसानों का कोई विशेष फायदा तो हमको दिख नहीं रहा है। जी जी। और हम ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि किसानों को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए कौन सी सलाह आप ऐसा है कि देना चाहेंगे जिससे उनकी आर्थिक हाँ, स्थिति सुधार हो? हम अपने किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए यही सलाह दे सकते हैं कि आप खेती के अलावा कोई भी छोटा मोटा ही व्यवसाय शुरू कर दीजिए। चाहे कोई भी छोटा मोटा ही व्यवसाय हो, लेकिन करिए, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, बिना समय की बारिश हो रही है, जी बिना जी समय के जो है ओले पड़ रहे हैं, बिना समय के सब कुछ जो प्रकृति का कभी हवाएं चल जा रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं फसल, प्रकृति ने हाँ, मानव का साथ छोड़ रही है धीरे मानव धीरे। का साथ छोड़ रहा। तो इसलिए हम अपने सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि कोई ना कोई आप साइड में कोई भी व्यवसाय आप डालिए, जिससे मैंने देखा है कि जब फसल पकती है उस समय कोई अगर प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो जो छोटे किसान हैं हमारे, जो छोटे मध्यम वर्गीय। मध्यम वर्गीय हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का होता है। तो इसलिए मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मतलब खेती के अलावा आप कुछ ना कुछ ज़रूर व्यवसाय करिए, जिससे जी जी कि जी आपका जो है जीवन यापन चलता जीवन रहे। यापन चलता रहे। और जो है आप जैसे अब किसी किसान का फसल जो नुकसान हो जाती है, तो कोई कर्जा लेके किया है, कोई कहीं से उधार पैसा लिया है, तो इस तरीके की व्यवस्था ना हो जाए कि वो आत्महत्या कर ले। जी जी तो इसलिए कोई ना कोई व्यवसाय जो है वो साथ में करता रहे, जिससे जो है इस तरीके की घटनाएं ना हों। और आपसे हम यह भी जानना चाहते हैं शिवम जी कि जो युवा रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो सरकार तथा युवा रोजगार का जो बड़ा मुद्दा है, इस पे आपकी क्या राय है? हमारा ये मुद्दा है कि जब जब इलेक्शन आता है, जी जैसे सन 2022 के पहले जो सन 2022 में जो इलेक्शन हुए, तो ये सरकार क्या करती है, 21 में वैकेंसी निकालेगी, उसके पहले नहीं निकालेगी। 21 में निकालेगी, 21 में भर्ती करवा के सभी को लगेगा बहुत अच्छी सरकार है। इसके बाद वो जब अगली सरकार जब चुनी जाएगी तब तक वो बैठी रहेगी। फिर जो है अभी जब 27 में चुनाव, ये 26 में निकालेगी जो है वैकेंसी, और 23, 24, 25 इनका वही है कि मतलब युवाओं में जो है उन्माद पैदा करें, और मतलब दो धर्मों के बीच में, जितने भी धर्मों के बीच में, ये सब जो है लड़ाइयाँ करवाने का काम करती है। और जो है अंत में जो है वो जब 1 साल बचेगा, उसी में लोगों को रोजगार दे के कहेगी मैंने 2 लाख दिया, मैंने 4 लाख दिया रोजगार। अभी हाल ही की घटना है जिसमें 1.5 लाख शिक्षक भर्ती की इन्होंने बात की, जी जी वो पेपरबाजी हुई एक दिन पहले। उसके दूसरे दिन वो जो है शिक्षा विभाग के साइड से वो वैकेंसियाँ हटा दी गई, हम्म। जिससे जो है युवाओं में इसका खासा आक्रोश है। बताइए भैया, जब आपको नहीं निकालनी थी वैकेंसियाँ या जो है नहीं भर्ती देनी है, तो आपने प्रकाशित ही क्यों करवाया? जी 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 हाँ, युवा उसको बड़े बड़े भाजपा नेताओं ने भी पोस्ट किया हुआ था। जी 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 हाँ, तो इसलिए ये सिर्फ सरकार छलावा कर रही है युवाओं के साथ। युवाओं को चाहती ही नहीं कि रोजगार प्रदान हो, जिससे ये सब मंदिर मस्जिद में जात पात में उलझे रहें और अपना जो है समय जो है बर्बाद करते रहें। और जिससे जो है आज जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो इलाहाबाद में हो, लखनऊ में हो, कानपुर में हो, सभी जो है वैकेंसी की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। सरकार बस जो है मंदिर मस्जिद में उलझी हुई है, जात पात में उलझी हुई है, जो है ऊंच नीच में उलझी हुई है, उसी में जो है ये जो है युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है। और जिससे अगर इसी तरीके से रहा तो सरकार ज़्यादा दिन फिर ये चलने वाली नहीं। अतुल जी, आप बताएं कि
2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था वर्तमान सरकार के द्वारा, जिसमें विपक्ष का कहना है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकार असफल रही है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल असफल रही है, क्योंकि जो है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, किसानों का उस हिसाब से जो है उनको एमएसपी नहीं मिल पा रहा है। जी तो जिससे उनकी 6 महीने की लागत आप किसी नहीं तो जो वहाँ पर जो बना रहे हैं नियम, जितने भी नियम बना रहे हैं किसानों को लेकर, वो सब आके खुद 6 महीने खेती करके देखें, उनको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि उनको वास्तविक जो आप मूल्य निर्धारण कर रहे हैं, जी जितने भी फसल हैं, चाहे रबी सीजन की हो गई, चाहे खरीफ की हो गई, चाहे जायद की हो गई, जी जी सीजन की फसलें, क्या आप वास्तव में जो है जो आप रेट फिक्स कर रहे हैं, क्या वास्तव में वो सही है? किसान का आज के समय में देखा जाए तो उसका कुछ नहीं बच रहा, बस उसका बस यही है कि खाने पीने को हो जा रहा है, बस इतना ही है किसान का। और किसी तरीके का आय दुगनी नहीं हो पा रही, क्योंकि जो है इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे एमएसपी जो फिक्स कर रहे हैं वो उसका जो है कोई किसानों से बहुत ज़्यादा लेना देना है ही नहीं, जो किसानों के लिए कर रहे हैं। जी। अच्छा, भाजपा वाले ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ जो है किसानों को दिया जा रहा है, जैसे कि किसान कर्ज माफ़ी हो गया, किसान ऋण पर ब्याज दर की कमी हो गई, है ना? और तीसरा ये है कि किसानों की आय में वृद्धि, और चौथा फसल बीमा। ये सारी चीज़ें जो है भाजपा के लोग कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों के हित में किया जा रहा है। तो कहाँ तक इस योजनाओं से आप सहमत हैं? सौरभ भाई, आप तो कर्ज माफ़ी की बात ना करिए तो ही अच्छा है, क्योंकि ये सब कर्ज माफ़ तो सिर्फ अडानी अंबानी का कर रहे हैं। अनिल अंबानी का भी 8,000 करोड़ रुपया ये सब माफ़ किए हैं। ये सब किसानों की कोई कर्ज माफ़ी की अगर बात आती है तो उसमें ये सभी जो है वो एक नियम बना देते हैं उसमें जी कि भैया आप जो है सन 2015 के पहले अगर लिए हैं लोन तो ही आपका होगा, सन 2010 के पहले लिए तब आपका होगा। अगर कोई नया किसान लिया है सन 2000 आज 25 जैसे चल रहा है, कोई 24 में लिया है, तो उसका ये सब कर्ज माफी नहीं करते हैं। लेकिन वहीं जो है ये सब बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज जो है चुटकियों में माफ हो जाता है। आज विजय माल्या बताइए, मैं विदेश से इंटरव्यू दे रहा है, क्या जो है सरकार कहती है कि जो है मैं आज ले आएंगे पकड़ के, कल ले आएंगे पकड़ के, क्या जो है कोई इंटरव्यू वहां पर लेने जाता है, क्या सरकार की जो सरकार का वो तंत्र है, खुफिया तंत्र, क्या वो उसको लाने के लिए सक्षम नहीं है? क्या इनकी नीतियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि जो है उसको लाने में असक्षम है? और वहां पर जो है वो बैठे बैठे इंटरव्यू देता है, और जिससे जो है ये सरकार की हकीकत बताती है कि वो इन्हीं उद्योगपतियों की कठपुतली है। और जिससे कर्ज माफी में जो है बहुत से किसान आत्महत्या कर ले रहे हैं, जिससे जो है उनका आज पूरा परिवार बर्बाद हो जा रहा है। और जिस तरीके से ये सरकार कर रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सिर्फ ये सरकार है, और इसका कोई न किसान से मतलब है, न बेरोजगार से मतलब है, ना ही इसको किसी जो है जितने भी इसकी मतलब जो पूर्ववर्ती सरकार में चलाई जाती है स्कीमें, ना उससे मतलब है इसको। अच्छा, और जहाँ तक आपने ये बात कही कि जो है मतलब उस केसीसी के लिए, तो उसका भी जो है इन्होंने 7% ब्याज निर्धारण करके रखा है, जिसमें से ये सब 3% सब्सिडी देते हैं। जी जी तो ये पहले शायद 3% था शायद, तो इन्होंने 7% कर दिया, जिससे किसानों को लोन भी लेने में अब डर लग रहा है कि भैया जो है ये सरकार पता नहीं कौन सा कम नियम बना दे। तो ये सब दिक्कतें आ रही हैं। जी जी। और आप दर्शकों को हमारे यह भी बताएं शिवम जी कि जो एससी समाज है, आज बहन जी के ज़माने से लगाकर अभी तक काफ़ी हद तक लोग नौकरियों में या बड़े बड़े पदों पर विराजमान हुए, और एक जो छोटा तबका है उसके उसके जो उसका जो हक है उसको खाने का काम भी ये लोग कर रहे हैं। तो हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो
छोटे तबके के व्यक्ति हैं, इन लोगों का की हक और अधिकार का शोषण कौन कर रहा है? बहन जी सिर्फ दलित की ही नेता नहीं है, वो सब समाज की नेता हैं। जी। और उन्होंने हमेशा जो है हर समाज में जो दबे हुए लोग हैं, चाहे वो किसी जात का रहो, धर्म का रहो, उसको आगे बढ़ाने का काम जो है बहन जी ने अपनी सरकार में किया। और आज जो है फिर से अगर दोबारा मौका मिलता है तो उससे कई गुना बेहतर जो है ये सरकार माननीय बहन जी करेंगे। जी, जी, जी। और दलितों के प्रति बहन जी ने जो जागरूकता फैलाई थी, क्या वर्तमान सरकार में वो जागरूकता है या नहीं है? वर्तमान सरकार जो है बस वही है, मंदिर मस्जिद में उलझा के युवाओं को रखना चाहती है। जितने भी तबके हैं बस ये चाहती है कि ये सब जो है अनुचित कार्यों में जो है अपना पैसा जो है बर्बाद करें, और इन सबको बस जो है उस तरीके से रखा जाए कि बस ये सिर्फ खा लें और जी लें बस, और किसी तरीके की कोई अपने हक की ना बात करें, ना ही कोई अपने आरक्षण की बात करें, ना ही कोई किसी प्रकार की सुख सुविधाओं की बात करें। बस इस सरकार में ही बस कि ये सब बस अपना जीवन यापन करते रहें, बस जीते रहें। उनका यही लक्ष्य है कि बस जो है बस जिंदा रहें अपना। जी, जी। और शुभम जी, आप बताइए कि ये जो बीएसपी की राजनीति है, जिसको मान्यवर साहब ने शुरू किया था, मानवर काशीराम तो मान्यवर काशीराम साहब को आप अपना आइडियोलॉजी मानते हैं, बहन जी को अपना आइडियोलॉजी मानते हैं, या किसी जनपद के नेता को आप अपना आइडियोलॉजी मानते हैं? ये भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। हम मानवर श्री काशीराम जी को और बहन जी दोनों लोग को अपना आइडियोलॉजी मानते हैं, और उन्हीं के विचारधारा पे जो है आज बीएसपी कायम है। बीएसपी एक विचारधारा है, इसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे, आप आज 50 साल बाद देखिए, 100 साल बाद देखिएगा, बीएसपी हमेशा जिंदा रहेगी। जो लोग कहते हैं बीएसपी खत्म हो जाएगी, बीएसपी कभी खत्म होने वाली पार्टी नहीं। वो सभी जो कहते हैं कि बीएसपी खत्म हो जाएगी, वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। बीएसपी एक विचारधारा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। अभी कुछ दिन पूर्व, अब मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जिन लोगों को बहन जी ने नाचने गाने से लेकर दवा बेचने तक के सफ़र से उठाकर बहुत उच्च स्तरीय जगहों पर पद पे विराजमान किया, वह लोग आज ये कहते हैं कि अब बीएसपी का जनपद में कोई समावेश नहीं है या कोई आवेग नहीं है, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए सौरभ जी, जो है बसपा नेता बनाने की फैक्ट्री है। बहुत से नेता आए और बहुत से नेता गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कुछ बोलते हैं वो खुद ही जानते हैं कि हम जो है कहाँ से आए और कहाँ से बने, और उनको किसी भी सरकार में हमें लगता है कि जो है इतना सम्मान उनको कभी नहीं मिलेगा। जी। आप यहाँ पर देखिएगा, जो है कभी उतना सम्मान उनको नहीं मिलेगा। अतुल जी, हम आपसे यह जानना चाह रहे हैं कि आपके राजनैतिक गुरु कौन हैं, और आपके हिसाब से पूरे जनपद का विकास करने में किस नेता का सबसे ज़्यादा योगदान रहा? सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि जितने भी आज तक नेता चुने गए जो अम्बेडकर नगर की जनता के द्वारा, सभी ने अपने अपने अनुरूप जो है अच्छा काम किया। वो किसी भी पार्टी के नेता रहे हों, सभी ने जो है अम्बेडकर नगर जिले का हित चाहा, और सभी नेताओं ने अपना अपना, जब भी उनको चुना गया, उन्होंने अपना अपना विकास में योगदान दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी आज तक नेता हुए, जितने भी लोग चुने गए, विधायक चुने गए, एमएलसी चुने गए, एमपी चुने गए, जिला पंचायत सदस्य, जितने भी चुनाव में जितने भी चुनाव हुए, चुने गए, सभी लोग अम्बेडकर नगर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम किया, और जो है अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर अम्बेडकर नगर ज़िले को बनाने का काम जो है उन्होंने किया। और जहाँ तक हमारे राजनीतिक गुरु की बात है, अभी मैं उस पद पे नहीं हूँ कि जो है नाम ले सकूँ। जब कभी जो है मैं चुना जाता हूँ, अच्छे उस पे पहुँचूँगा तो ज़रूर उसका जिक्र करूँगा। अभी पर उनका नाम लेना भी उचित नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, जी, आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया।